अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद फिज़ादा। मेरी आज की इस वीडियो का उन्वान है 1971 ट्रेजेडी पाकिस्तान रियल लेसन्स, यानी आसान ज़ुबान में उर्दू में 1971 के सानहे से पाकिस्तान ने क्या सीखा, कुछ सीखा या नहीं सीखा। इस हवाले से आज भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। लोग आम तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा, पाकिस्तान ने क्या सीखा। मैं समझता हूँ बात इतनी सीधी और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये एक पेचीदा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान ने बहुत से नतीजे अखज़ किए हैं। ये वीडियो उसी हवाले से है। ये वीडियो मैं एक ऐसे मौके पे कर रहा हूँ जब अब ये टॉपिक जो है ये कोई टॉपिकल नहीं रहा। एक आम रवायत तो यही है कि लोग उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो उस वक्त चल रहा होता है, जो टॉपिकल है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कि ये टॉपिक जो है हमारी तारीख़ के लिए और हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को इस मौके पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये टॉपिकल नहीं है। और मैं ये भी बताऊँ आपको कि मैंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हवाले से एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें गाहे बगाहे में मज़ीद इजाफा करता चला जाऊँगा। मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कंस्ट्रक्टिव, इंफॉर्मेटिव डिबेट के लिए मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक। इसका बैकग्राउंड ये है इस मौके पे वीडियो करने का कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मैंने 2 वीडियोस कम अज़ कम की, बहुत डिटेल्ड वीडियोस। एक का उन्वान था वाई बांग्लादेश वॉज इनएविटेबल, बांग्लादेश क्यों नागुज़ीर था, और दूसरी वीडियो थी कि वाई भुट्टो रिजेक्टेड द पोलिश रेजोल्यूशन। इन दोनों वीडियोस को मैंने कार्ड्स में उनका लिंक यहाँ भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका मैं लिंक दे दूँगा, एंड स्क्रीन्स में भी दे दूँगा। ये दोनों वीडियोज़ जो थी इन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया में बहुत डिबेट्स स्पार्क की। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेकिन जहाँ ये चीज़ चल रही थी, मेरी वीडियोस चल रही थी, उस पर डिबेट हो रही थी, वहीं ग्लोबल विलेज स्पेस ऑनलाइन ने, जिसका मैं एडिटर हूँ, फाउंडर एडिटर हूँ, उसने 7 की लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिनका ताल्लुक 1971 से था, जो या तो वॉर वेटरन्स थे या सिविल सर्वेंट्स थे या पॉलिसी मेकर थे या उन्होंने मुशाहिदा किया, कोई ना कोई वजह थी, उनका ताल्लुक था 1971 से। वो जो वीडियोज़ की झलकियाँ हैं वो भी मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। उनके लिंक्स भी जो हैं इस वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में दिए जा सकते हैं। देखिए, एक से ज़्यादा एक्सपर्ट ने, एक से ज़्यादा शख्स ने इन वीडियोस में, कमेंटेटर ने ये कहा कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे रह सकते थे अगर फ़लाँ किस्म की गलती ना होती, अगर उर्दू नाफिज ना की जाती, अगर 1958 का मार्शल लॉ ना लगता, अगर शेख मुजीब पे अगरतला ट्रायल ना चलता, अगर शेख मुजीब को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाती, अगर मार्च 1971 का मिलिट्री एक्शन ना होता और इकनॉमिक डिप्रीवेशन एंड सो ऑन, तो शायद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे रह सकते थे। ये वो प्रिंसिपल चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ मैं एक पोजीशन लेना चाहता हूँ, सोच समझ के। शायद मैं कुछ लोगों को नाराज़ भी कर दूँ, शायद ऐसे लगे जैसे मैं कोई इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का मुजाहरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, इसे समझना जहाँ माजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं हमारे मुस्तक़बिल के फ़ैसलों के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो इस पॉइंट को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है वो एक ख़ासा मुश्किल और पेचीदा सब्जेक्ट है। मैंने मेडिकल साइंस भी पढ़ रखी है। मेडिकल साइंस से ज़्यादा मुश्किल है पॉलिटिकल साइंस। उसकी वजह यह है कि मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस जो होती है वो उसमें ब्लैक एंड वाइट एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये चीज़ें जो हैं वो खासी क्लियर कट हैं। उसमें जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके दरमियान ज़्यादा एक ब्लैक एंड वाइट कंसेंसस चीज़ों पे हो सकता है। कई दफ़ा नहीं भी होता, लेकिन अक्सर हो सकता है। जबकि पॉलिटिकल साइंस में कंसेंसस बड़ा मुश्किल है। अक्सर लोग जो उसके बारे में कमेंट करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशंस लेते हैं और वो मरते दम तक बहस करते रहते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। और वहाँ पर जो एक्चुअल जजमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सेंस ऑफ हिस्ट्री हो। अब सेंस ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि आपने विकिपीडिया की मदद से या किसी एक किताब या मैगज़ीन की मदद से किसी एक चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को, 1971 को आपने पढ़ लिया है और आप समझते हैं कि आपको 1971 की हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, या उस वाक़े का आप मुशाहिदा कर रहे थे एंड देयरफॉर यू हैव सर्टेन वेरी क्रेडिबल ऑब्जर्वेशंस। ऐसा नहीं है। सेंस ऑफ हिस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है कि आप इंसानी तहज़ीब के गुज़िश्ता 2-2.5 हज़ार की जो तारीख़ है उसका बतौर मुतालिया करें और आप देखें कि कैसे चीज़ें शेप होती हैं, कैसे चीज़ें इवॉल्व करती हैं, और वहाँ से आपको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है उसकी जो एक लॉजिकल सेंस है वो वहाँ पे डेवलप करती है। इस लॉजिकल सेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत वसूख से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बहुत सिंसेरिटी के साथ, बड़ा असर्ट करते हुए ये कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये कंक्लूजन हमारी तारीख़ के लिए भी और हमारे मुस्तक़बिल के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है।
ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज अ स्टूपिड डिज़ाइन, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज अ फ्लॉड पॉलिटिकल मॉडल। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये अनटेनेबल था, ये अनसस्टेनेबल था। निक्सन और किसिंजर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 1971 में ये कंक्लूड किया जाके, जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इस मौके पे कोई इंटरवेंशन करना बेसूद होगा, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान अनटेनेबल है, उसे सेव नहीं किया जा सकता। उनके पास अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, असेसमेंट्स थी, बाकी सारी पावर्स ने, चाइनीज़ ने, सभी ने यही कंक्लूड किया। लेकिन हम उस मौके पे भी नहीं समझ सके, और हमारे आज भी बहुत से ऑब्जर्वर्स जो हैं वो ये कहते फिरते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम में और जगह जगह लिखते भी हैं कि नहीं, अगर फ़लाँ किस्म की मिस्टेक्स ना होती, अगर 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 ट्रांसफ़र पावर हो जाती मुजीब को, अगर मार्शल लॉ ना लगता, अगर पोलिश करारदाद पे अमल दरामद हो जाता, तो शायद ऐसा ना होता। ये सब बेसूद बातें हैं। ऑल दीज जजमेंट्स एंड कमेंट्स रिफ्लेक्ट अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। बंगाल का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर था, उसकी अपनी एक बड़ी डिस्टिंक्ट तारीख़ थी, उसका जुदागाना एक तशख़्ख़ुस था, उसका अदब, उसका लिटरेचर, उसकी ज़ुबान बड़ी गहरी थी, उससे उनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा थी। 1971 में, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दरमियान में हिंदुस्तान की हॉस्टाइल टेरिटरी थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1500 किलोमीटर का फासला था। ये एक टोटल अहमकाना पॉलिटिकल मॉडल था। ये एक ऐसा मॉडल था जिसे ना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिसाइड किया, ना इसे मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया, बल्कि मुस्लिम लीग बंगाल ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी की लीडरशिप में एक यूनाइटेड बंगाल, एक थर्ड डोमिनियन की कैंपेन रन की, जो 2-2.5 महीने चलती रही, जो उस वक़्त की ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट थी। लॉर्ड माउंटबेटन ख़ुद जो लास्ट वाइसरॉय था और जो आखिरी गवर्नर थे बंगाल के, सर जॉन बरोज, वो ये समझते थे कि एक थर्ड डोमिनियन बनना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बंगाल होना चाहिए, इसे वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि बरतानवी साम्राज्य ने लंदन से इससे एग्री नहीं किया, और हम अब ये भी जानते हैं कि उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस इसे फेवर नहीं करती थी। वो एक लंबी बहस है कि कांग्रेस क्या करना चाहती थी, बट एंड रिजल्ट ये है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सारी कशमकश, कि जो मॉडल पॉलिटिकल बना ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का, ये एक अनटेनेबल, अनसस्टेनेबल, स्टूपिड, अहमकाना, इलॉजिकल मॉडल था। और ये मॉडल जो है ये कंटिन्यू नहीं कर सकता था। और ये भी मत भूलें कि इस तरह का मॉडल सिर्फ इंपीरियल हो सकता है, यानी ब्रिटिश एम्पायर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा को रन कर सकती है, ये अमेरिका, अलास्का को रन कर सकता है। एक गरीब मुल्क इस किस्म का मॉडल कंटिन्यू नहीं कर सकता था सक्सेसफुली। इस मॉडल को चलाने के लिए जिस किस्म की पॉलिटिकल सेंस, जजमेंट और हाइंडसाइट में हमें पता है कि जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ शुरू से चाहिए थे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स के, ताकि हर 2, 4, 5 साल के बाद मज़ीद ऑटोनॉमी मिलती फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान को, उसका एंड रिजल्ट यही होता कि एक पीसफुल तरीके से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाता, एक कन्फेडरेशन का मॉडल बन जाता। और उसका फ़ायदा ये होता कि उन तलखियों से, उन दुखों से, उस कर्ब के प्रोसेस से, उस टिरनी से अलहदगी ना होती, जिसकी वजह से आज भी तलखियाँ हैं ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो पाकिस्तान के दरमियान, वो प्रोसेस ना होता। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इन ज़ख्मों को हील कर सकेंगे। ये तो इसका एक बैकग्राउंड है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं कि मत भूलिए कि जो बड़े सग़ीर में साउथ एशिया में जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला किसी साउथ एशियन को, वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ बंगाली थे, बल्कि बंगाली अदब से, शायरी से, उनका लिटरेचर से उनका ताल्लुक़ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, क्योंकि लिटरेचर मीन्स डेप्थ, तो बंगाली लैंग्वेज और कल्चर में एक डेप्थ थी, उसका अपना एक ख़ास तशख़्ख़ुस था। और ये तशख़्ख़ुस के होते हुए इस किस्म का मॉडल के 1500 किलोमीटर्स का फासला हो, दरमियान में हॉस्टाइल टेरिटरी हो, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के 3 तरफ जो है हिंदुस्तान हो, ये मॉडल वर्क नहीं कर सकता था। इससे समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कमेंट दोबारा मुझे इसलिए करना पड़ा है एट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम रेपिटेशन, एक ऐसे वक्त में जबकि लोग अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि ये लॉजिकल आर्गुमेंट जो है ये रिकॉर्ड हो फॉर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, बिकॉज जब तक हम इस चीज़ से आगे नहीं निकलेंगे, हम आगे वाली अपनी हिस्ट्री जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उससे बड़े गलत नतीजे जो हैं, इसकी फ्लॉड इंटरप्रिटेशन से बड़े गलत नतीजे जो हैं वो पाकिस्तान में निकाल लिए गए। अच्छा, अब हम आते हैं लेसन्स पे। देखिए, एक लेसन तो पाकिस्तानी स्टेट ने और स्टेट मैनेजर्स ने, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने ये निकाला कि पाकिस्तान, अमेरिका, चीन किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता एट अ पॉइंट जहाँ पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ का, सलामती का ताल्लुक है। तो 1971 का एक लेसन ये था कि पाकिस्तान की उस वक़्त की
जो लीडरशिप थी, जो मैनेजमेंट थी, वो एक्सपेक्ट करती थी कि अमेरिकन इंटरवीन करेंगे, शायद चीनी इंटरवीन करेंगे, शायद हमें कोई बचा लेगा, कोई यूनाइटेड नेशन में इंटरवीन करेगा, कोई हमारे लिए मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर देगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो पाकिस्तान ने ड्रॉ किया वो ये है कि हमें सेल्फ रिलायंस करनी है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है दिन रात मेहनत करके अपने आप को एक न्यूक्लियर ताकत में, जौहरी ताकत में कन्वर्ट किया, और न्यूक्लियर पोस्चर के ज़रिए पाकिस्तान जो है उसका एक अज़म है कि हम अपने आप को कभी उस सिचुएशन में नहीं पड़ने देंगे जिस सिचुएशन में हमें 1971 में हमें डाला गया, जिस किस्म के प्रेशर्स हमारे ऊपर थे। ये तो एक लेसन है। लेकिन बहुत दफ़ा ये आर्गूमेंट किया गया, और हमारे बहुत से हिंदुस्तानी जो दोस्त हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनकी एक ख्वाहिश भी है, उनका कमेंट भी है, उनका कंक्लूजन भी कुछ इस किस्म का है कि चूँकि 1971 हुआ था, चूँकि ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए थे, इसलिए बाकी पाकिस्तान के भी टुकड़े हो सकते हैं, और बलूचिस्तान का वो उसमें खासा जिक्र करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की जजमेंट हमारे सामने है कि 1971 तो 1947 के 23 बरस के अंदर अंदर 23 ईयर्स में हो गया। उस बात को अब तकरीबन 50 बरस से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इन 50 बरसों में पाकिस्तानी रियासत को कई किस्म के चैलेंजेस दरपेश हुए, इंसर्जेंसीज फेस हुई, हॉस्टाइल इंटरनेशनल एग्रेशन उसको फेस करनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया, और 1 इंच टेरिटरी 1971 के बाद पाकिस्तानी स्टेट ने, पाकिस्तानी रियासत ने अपनी 1 इंच टेरिटरी भी लूज़ नहीं होने दी। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। 1971 के 2 बरस के अंदर अंदर 1973 में बलूचिस्तान में एक खासी वॉयलेंट इंसर्जेंसी जो है वो शुरू हो गई, और वो एक ऐसी इंसर्जेंसी थी जिसको हिंदुस्तान की, इराक की और पीछे से सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी। मकसद ये था कि जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया है, जो ईरान में भी था और पाकिस्तान में भी था, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। ये वो इंसर्जेंसी थी जिसका पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से मुकाबला किया। 4 से ज़्यादा क्रैक डिवीज़न जो हैं वो 5 बरस तक बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स से लड़ते रहे। ईरान की मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान के साथ थी, जिसके गनशिप हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन फोर्सेस ट्रेंड, वो सब पाकिस्तान के साथ थी, और पाकिस्तान ने पहले इसको मिलिटरीली इंसर्जेंसी की कमर तोड़ी, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल डायलॉग 77-78 में ऑफ़र किया, और उसके बाद दोबारा एक इंटीग्रेशन का और पॉलिटिकल हीलिंग का प्रोसेस जो है शुरू हुआ। हम आगे आते हैं, हम देखते हैं 1979-80 के बाद सोवियत यूनियन ने की ऑक्यूपेशन हो गई अफ़गानिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और अमेरिका ने मिलकर सोवियत ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल एफर्ट की, जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री के जो एसेट्स हैं वो प्राइवेटली तौर पे अनडिक्लेयर्ड फॉर्म में अफ़गान मुजाहिदीन की मदद करते रहे। बद भूलिए कि स्ट्रिंगर किसने सिखाया, कौन ऑपरेट कर रहा था, उन सब चीज़ों को। तो पाकिस्तान ने ये जो मार्का था, जो एक इंतहाई डिस्टेबलाइजिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जिसमें एक मेजर सुपर पावर उसके कॉरिडोर में बैठी थी, उसको भी पाकिस्तानी स्टेट ने हैंडल किया। और हम साथ ही चलते हैं तो 1983-82 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद अंदरूनी सिंध के अंदर एक आज़ादी की तहरीक, एक ऑटोनॉमी की तहरीक जो है सिंधु देश के हवाले से चल पड़ी। सिंधी अवामी तहरीक जो थी उसका फिर पाकिस्तान ने मिलिटरीली मुकाबला किया, फोर्स से भी मुकाबला किया, डायलॉग भी ऑफ़र किया। पन्नू आकर का कैंटोनमेंट जो है उन्हीं दिनों में उसी एक्सपीरियंस के नतीजे में खड़ा किया गया। और आगे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि 9/11 के बाद फाटा में, सवात में, इन ऑल अक्रॉस GT रोड पाकिस्तान को बहुत सवेयर चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें इस्लामिस्ट नेचर के थे। एक बार फिर स्टेट ने अपने आप को रीट्रेन किया और इस मुकाबले का भी जवाब दिया, और इस पूरी की पूरी जो शोरश थी उसे स्टेट ने 10-12 साल की स्ट्रगल करने के बाद कंट्रोल कर लिया। फिर हम देखते हैं कि 2006 में नवाब अकबर ख़ान बुगटी की जब असैसिनेशन हुई, उनकी जो डेथ हुई, जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, उसके बाद अब बलूचिस्तान के अंदर पहले ही एक शोरश बरपा थी, लेकिन एक बार फिर ये जो 3rd या 4th आप इंसर्जेंसी कह सकते हैं बलूचिस्तान की, उसने बहुत ज़ोर पकड़ा। एक बार फिर हिंदुस्तान उसमें बहुत बुरी तरह से मुलव्वस था। अफ़गानिस्तान से बहुत मदद की गई, कुछ और भी ताकतों पर हमें शक है, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी उसको सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश की गवादर के पोर्ट की वजह से। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया और पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर ने क्रैकडाउन भी किया, पॉलिटिकल डायलॉग भी जो है ऑफ़र किया। फिर कराची हम देखते हैं कि 2008-9 के बाद वहाँ की सिचुएशन जो थी उसने एक अर्बन अर्जेंसी की शक्ल इख्तियार कर ली, इंसर्जेंसी की शक्ल इख्तियार की। एक अर्बन वॉरफेयर थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के गले काट रहे थे, तबाह कर रहे थे, हमले कर रहे थे। फिर पाकिस्तानी स्टेट ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया, फोर्स यूज़ की, कैलकुलेटेड फोर्स यूज़ की, पॉलिटिकल डायलॉग यूज़ किया और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। तो 1971 से लेके अब तक के जो 50 बरस हैं उसमें कई दफ़ा पाकिस्तानी स्टेट को और पॉलिटिकल सिस्टम को इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में एक कॉकटेल जो थी
वो पाकिस्तानी एक मिक्सचर ऑफ मेजर्स या कॉकटेल ऑफ मेजर्स जो हैं पाकिस्तानी स्टेट ने यूज़ किए, जिसमें फोर्स प्रोजेक्शन भी हुई, फोर्स एप्लीकेशन भी हुई और साथ ही पॉलिटिकल डायलॉग और एंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ और यूँ पाकिस्तानी स्टेट ने अपने आप को प्रिजर्व किया। तो ये कहना कि 1971 हो गया था तो बलूचिस्तान में कुछ हो जाएगा, तो गिलगित बल्तिस्तान में कुछ हो जाएगा, ये महज अहमकाना बचगाना बात है। पाकिस्तानी स्टेट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अगेन एंड अगेन। इनफैक्ट अगर आप देखिए मशरक़ वस्ता में मशरक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल के इनिशिएटिव्स के नतीजे में वहाँ का सारा जोग्राफिया जो है वो तब्दील हो गया है गुज़िश्ता 25-30 बरस में, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो है उसने अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया है। अब एक क्वेश्चन ज़ाहिर पैदा होता है कि अगर 1971 में हिंदुस्तान कामयाब हुआ फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान जो है 1971 के बाद जो 50 बरस है क्यों कामयाब नहीं हो सका। देखिए उसका वही जवाब है जिसकी खातर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल चीज़ है वो ये है कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में 1500 किलोमीटर का फासला था, हॉस्टाइल टेरिटरी थी। हिंदुस्तान को अपनी हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एक्सेस थी, उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और 1971 के बाद हिंदुस्तान को उस किस्म की एक्सेस, उस किस्म का इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान के किसी इलाके में, किसी टेरिटरी के अंदर नहीं मिल सका। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप सब जिक्र सुन चुके हैं हिंदुस्तानी रॉ के एजेंट जो थे, नेवल ऑफिसर कमांडर कुलभूषण जाधव का, जिसको 2016 में पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन वहाँ जो चीज़ सामने आती है हिंदुस्तान की, वो हिकमत अमली बड़ी इंटेलिजेंट एक स्ट्रैटेजी थी। कुलभूषण जाधव नेवल ऑफिसर था, मकसद ये था कि जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, चूँकि उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बलूचिस्तान के अंदर वो लैंड लॉक्ड है, उसको अफगानिस्तान से तो एक्सेस है, ईरान से तो एक्सेस है, लेकिन उसको सी साइड से एक्सेस नहीं है। और हिंदुस्तान की एजेंसीज़ के लिए, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बलोच इंसर्जेंट्स को इफ़ेक्टिव मिलिट्री सप्लाई देना, इंटेलिजेंस सपोर्ट देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना जो है वो मुमकिन नहीं था ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि कोशिश उन्होंने बहुत की। तो प्लान ये था कि एक ऐसा नेवल ब्रिज हेड इस्टेब्लिश हो सके जहां बलोच इंसर्जेंट्स की खुल के इफ़ेक्टिव तरीके से मदद की जा सके। और कुलभूषण जाधव का कमेंडा ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू जो पूरा प्लान था वो दर हकीकत वही प्लान था, और आपने देखा कि वो प्लान जो है वो नाकाम भी हो गया, वो फिर एक्सपोज भी हो गया। तो बेसिक जो चीज़ यहाँ हमें बहुत समझने वाली है कि जो सूरत हाल हमारे साथ 1971 में हुई, उसके लिए जोग्राफिया जो है, जो जोग्राफी, डिस्टेंस एंड एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। और चूँकि उसके बाद ये चीज़ कहीं नहीं हो सकी, इसलिए इस तरह की कामयाबी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकी। अब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चूँकि एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब तक ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा, तब तक ये जद्दोजहद जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक दूसरे के ख़िलाफ़, और अब तो ज़्यादा वो हिंदुस्तान ही की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये जारी रहेगी तवक्ते कि एक ऐसी विजनरी लीडरशिप पैदा हो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ख़ास करके हिंदुस्तान में, जो एक फार्मूला ला सके पॉलिटिकल को एग्जिस्टेंस का, एक सस्टेनेबल पीस का। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इलेक्शन के बाद जुलाई 2018 में जो ऑफ़र की थी हिंदुस्तान को कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, वो बड़ी सिंसियर एफर्ट थी, इनिशिएटिव था। बदकिस्मती से हिंदुस्तान उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका और बहुत जल्दी वहाँ से इल्ज़ाम लगा कि इमरान खान दहशतगर्दों के सरगना हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, जहादी हैं, सो ऑन। वो तो खैर टोटल नॉनसेंसिकल बात थी। असल में मुझे समझ ये आती है कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एनालिसिस ये था कि इमरान खान पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपना प्रिंसिपल आर्च एनिमी समझती है। और जो उनका पिछला मॉडल था पाकिस्तान में पेनिट्रेट करने का 2008 के बाद, वो ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री डिवाइड, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डिवाइड में इन्वेस्ट करें, उसे एनकरेज करें। और वो समझते हैं अभी भी कि वो मॉडल जो है वो दोबारा प्रैक्टिस किया जा सकता है। यू नेवर नो क्या होता है हिस्ट्री में, बट वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। अब आई मूव टू द लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने कहा है 1971 के बाद, जिस चीज़ को हज़ारों दफ़ा लोगों ने दोहरा दिया है, कि जिन्ना की जो 2 नेशन थेरी है उसे बे ऑफ बंगाल में गरक कर दिया हमने आज। देखिए 2 कौमी नज़रिया या 2 नेशन थेरी या मुसलमाना हिंद एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग कौम है, इसका पहली तरफ जो इशारा है फॉर्मल तरीके से वो तो हमें सर सैयद अहमद ख़ान की तकरीरों से, उनके मकालमों से, उनकी स्पीचेस से मिलता है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। 1857 के बाद
हिंदुस्तान की जब ब्रिटिश इंडिया की एक पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और चीज़ें सामने आने लगी, तो उस वक्त मुस्लिम लीडर्स लाइक सर सैयद अहमद ख़ान जो एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, उन्होंने महसूस किया कि जो नई हिंदू लीडरशिप है वो पहले हिंदुओं को सोचती है, मुसलमानों का बाद में सोचती है। यानी एक कौम नहीं है, दो डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट हैं और उसमें एक पार्टिजनशिप है। और पॉलिटिकल शेयर में, एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर में, जॉब्स के शेयर में, अपॉर्चुनिटीज़ में मुसलमानों को उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और हिंदू पहले अपना सोचते हैं, फिर उसके बाद कोई जगह बचती होगी तो मुसलमानों को सोचते हैं। तो वहाँ से ये तसव्वुर पैदा हुआ कि मुसलमाना ने हिंद जो हैं उनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खातर, कल्चरल इंटरेस्ट की खातर, अपनी शनाख्त की खातर उनको पॉलिटिकल सेफगार्ड्स चाहिए, जिस शक्ल ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की डिमांड्स मांगी गई या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होने लग गई। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हिंदुओं के अंदर भी आर्य समाज का आगाज़ हुआ और पहली दफ़ा ऐसे हिंदू रिफॉर्मर और ऐसी लीडरशिप सामने आई जिसने हिंदू मत को एक मोनोथेस्टिक रिलीजन की शक्ल में, ये एक सिंगल कम्युनिटी के तौर पे प्रेजेंट किया, उसको एडवोकेट किया। इससे पहले कभी भी ये तासुर नहीं था कि हिंदू एक मोनोथेस्टिक या एक सिंगल किस्म का एक ग्रुप है हिंदुस्तान के अंदर। बिकॉज हिंदू कभी भी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म की तरह एक सिंगल एंटिटी नहीं थे, बल्कि बहुत डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने आप को हिंदू समझती थी, कहती थी। तो कभी हिंदू मत पे उन्होंने इत्तेहाद इससे पहले नहीं किया हुआ था 19th सेंचुरी से। तो यहाँ से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ जिसने बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उसके अंदर से एक पाकिस्तान का तस्वर जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि वन मस्ट नेवर फॉरगेट कि जिन्ना एंड मुस्लिम लीग ने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को, जो एक कन्फेडरल या लूज फेडरेशन फार्मूला था, उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो कौमी नज़रिए का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि पाकिस्तान अलग एक केक है ब्रिटिश इंडिया जिसको डिवाइड करके आपने इंडिया पाकिस्तान की दो स्टेट्स उसमें से पैदा करनी है। दो कौमी नज़रिया तो ये था कि मुसलमाना ने हिंद जो हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उनका एक अलग से जुदागाना तशख़्ख़ुस है और उस जुदागाना तशख़्ख़ुस और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, पॉलिटिकल सेफगार्ड चाहिए, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए। ये थी सारी डिबेट। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड ये बहुत ज़रूरी है कहना और समझना कि रिलीजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मत भूलिए कि यूरोप, खास करके जैसे यूरोपियन यूनियन को आप देखते हैं, ये एक एक्सटेंडेड क्रिश्चियन क्लब है। मुल्क अलग हैं लेकिन एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिश्चियनिटी की, इसको बाइंड करती है। यही वजह है कि तुर्की ने 40-50 बरस तक कोशिश की कि उसको यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिले, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं मिली। और आर्गूमेंट यही था कि इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क जो है उसे यूरोप के कल्चर और सिविलाइजेशन में उसको घुसाया जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन हैविंग सेड दिस कि रिलीजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दैट कैन, जो कि स्टेट क्राफ्ट में बड़ी मदद कर सकता है। रिलीजन इज़ नॉट दी ओनली बॉन्ड। रिलीजन रिप्लेसमेंट नहीं है इंटेलिजेंट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की और पॉलिटिकल आइडेंटिटी की। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे कम अज़ कम कोई शक नहीं है कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ। मेरी मुस्लिम ब्रदरहुड, ये मुस्लिम फीलिंग जो है मुझे अफ़गान नहीं बनाती, मुझे तुर्क नहीं बनाती, मुझे ईरानियन नहीं बनाती, मुझे सेंट्रल एशियन नहीं बनाती, मुझे इंडियन मुसलमान नहीं बनाती। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये वो चंद पॉइंट्स थे जिनकी मैं निशानदही करना चाहता था। बिकॉज मैं समझता था कि जो डिबेट हमने शुरू की है, क्योंकि ऑफ टॉपिक है इस वक्त, लेकिन जो डिबेट शुरू की थी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हवाले से, 1971 के हवाले से, उसमें ये 3-4 चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें मैं आज आपके सामने लाना चाहता था, इसको कंक्लूड करना चाहता था। अब जब मैं वापस आऊँगा तो हम बात करेंगे 2021 और 2022 की। क्या चैलेंजेस पाकिस्तान ने देखे, दुनिया ने देखे, दुनिया कैसे तब्दील हुई, आगे क्या होने वाला है, इसकी बात करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।